प्रिय छात्र नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा में ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध R व संधारित्र C हो, मतलब दोनों एक साथ जुड़ा हो। तो पिछले क्लास में मैं आपको L, C, R तीनों परिपथ के बारे में बता चुका हूं। तो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना है। या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी परिपथ जिसमें R व C दोनों जुड़ा हो। हाँ, तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? ऐसी परिपथ R हो में, ठीक, ऐसी परिपथ C हो में। तो ऐसी परिपथ जब R जुड़ा होता है उसमें धारा और वोल्टता, हम इसमें अभी तक सिर्फ धारा और वोल्टता के बारे में ही अधिकतर पढ़ते हैं। तो ऐसी परिपथ जब R जुड़ा होता है तो इसमें धारा और वोल्टता दोनों क्या होते हैं? समान कलम में होते हैं, ठीक। अब ऐसी परिपथ में जब C जुड़ा होता है तो धारा क्या होता है? इसमें धारा वोल्टता से 90 अंश या π/2 रेडियन, ठीक। π/2 लिखोगे तो आपको रेडियन लिखना पड़ेगा, और 90 लिखोगे तो 90 अंश। तो धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। क्या होता है? अग्रगामी, ठीक। और एक हम L पढ़े हैं। L में क्या होता है? धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी। अब थोड़ा यहीं पे आप समझेंगे, ठीक। धारा मतलब ये I, वोल्टता से 90 अंश क्या होता है? 90 अंश पश्चगामी होता है, ठीक। इसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पश्चगामी। तो पहला में देखिए धारा और वोल्टता दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरा में क्या होता है? धारा वोल्टता से 90 अंश अधिक हो जाता है। मतलब धारा क्या होता है? वोल्टता से 90 अंश अधिक हो जाता है। या फिर हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक। कैसे उल्टा लिख सकते हैं? कि वोल्टता धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। वोल्टता धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। इसमें धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। उल्टा पढ़ेंगे तो वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 क्या होता है? 3 से छोटा होता है। तो इसको पढ़ने का 2 तरीका है। 2 है वो 3 से छोटा है, 2 क्या है? वो 3 से छोटा है, और 3 क्या है? 2 से बड़ा है, ठीक। आप दोनों तरीक़ा से पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब इस बार क्या किए हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R और संधारित्र C को जोड़ दिए हैं। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इन दोनों के ऊपर, ठीक, प्रतिरोध R और संधारित्र C दोनों के सिरों के मध्य क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। फिर हम इसमें क्या करेंगे? ओम का नियम लगाएंगे। तो ये प्रतिरोध R, इसके सिरों का मध्य विभवांतर VR, और ये संधारित्र C, इसके सिरों का विभवांतर VC। हम पहचानने के लिए इसको VR दिए हैं और इसको दिए हैं VC। इस तरह से ये चित्र हमारा बना हुआ है। इस चित्र का नाम लिख सकते हैं हम प्रतिरोध और संधारित्र युक्त परिपथ। प्रतिरोध और संधारित्र धारिता भी लिख सकते हो, इसे शॉर्ट में धारिता युक्त परिपथ, ठीक। प्रतिरोध और धारिता युक्त परिपथ, इस चित्र का नाम हम दिखा सकते हैं। तो देखिए चित्र का वर्णन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। वर्णन बहुत ही आसान है। माना प्रतिरोध R और संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, ठीक। अब श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ा भाई? यदि हम इस तार को ऐसे सीधा कर दें, ये जो हमारा R है और ये मुड़ के इधर जा रहा है ऐसे इस तरह से, तो यदि हम इस तार को ऐसे सीधा कर दें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़ा है, और इधर ये क्या है? कुछ दूर में ये संधारित्र C है। तो तीनों क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उसी को लिखे हैं हम। माना प्रतिरोध R संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V = V0 sin ωt। अब परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम परिपथ में
धारा I प्रवाहित होता है, परिपथ में धारा I प्रवाहित होता है, तो ओम के नियम से, ठीक, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, आर के सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक, प्रतिरोध, प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य विभवांतर, प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य विभवांतर। अब ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य विभवांतर V के लिए हो जाएगा वी आर इक्वल टू, ये होगा I इंटू आर। इसे दीजिए आप समीकरण 1 के बाद इसे दे दीजिए समीकरण 2। अब प्रतिरोध के बाद लिखेंगे संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर, संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर, संधारित्र C के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, VC इक्वल टू, VC इक्वल टू, ठीक, क्या होता है, धारा गुणा प्रतिरोध, तो ये होगा धारा I। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे R प्रतिरोध है, लेकिन जब संधारित्र C परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिघात। और इसको हम दर्शाते हैं XC से, तो ये हो जाएगा, इसके लिए प्रतिरोध क्या होगा, ठीक, यहाँ पे प्रतिरोध है तो इसके लिए क्या होगा, C के लिए प्रतिघात होगा, और प्रतिघात क्या होता है, XC होता है, ठीक। तो ये धारा और ये इसके लिए प्रतिघात, ये धारा और इसके लिए प्रतिरोध, और इसे दीजिए समीकरण 3, ठीक। इस तरह से हम दोनों के लिए विभवांतर निकाल लिए। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा निष्कर्ष करके लिख सकते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं। जब AC परिपथ में R हो तो धारा और वोल्टता समान कलम में होते हैं तथा C हो में धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है, ठीक। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख दिया हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, AC परिपथ में R हो में, R मतलब प्रतिरोध, आप यहाँ पे चाहते तो लिख सकते हो, AC परिपथ में प्रतिरोध R हो में धारा और वोल्टता समान कला में तथा संधारित्र C हो में धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है, ठीक। इसको हम पढ़ चुके हैं। जब R रहता है तो वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं तथा C रहता है तो धारा क्या होता है, वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर इसको लिखने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे कला आरेख। इसमें फेजर आरेख बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी चलिए मैं बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक। इसको मिटा रहा हूँ, इस नाम को भी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक, और इसे भी मिटाऊंगा, इसको ऊपर में लिख देंगे। अब देखते हैं हम VC और VR के बीच कलांतर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक Y अक्ष ले लेते हैं इस तरह से, और ये ले लेते हैं हम एक X अक्ष। इसमें दिखा दीजिए आप VR को दिखा दीजिए और यहाँ पे दिखा दीजिए धारा I। अब देखिए धारा और प्रतिरोध दोनों क्या हैं, धारा और ये वोल्टता किसके लिए, R के लिए। तो R के लिए रहता है तो क्या होता है भाई, धारा और वोल्टता समान कलम में होते हैं। किस में होते हैं, समान कलम में। तो धारा और वोल्टता समान कलम में है, ठीक। ये पहला के लिए रेखा कला आरेख हो गया। अब C के लिए, C में क्या होता है, धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है, तो यहाँ पे दिखाइए आप वोल्टता मतलब VC को, और ये हो जाएगा 90 अंश अग्रगामी, ठीक, 90 अंश, ठीक। ये देखिए VC है आपका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे आगे जाएंगे, तो ये इस तरह से है, तो धारा ऐसे 90 अंश अधिक हुआ कि नहीं हुआ। यदि कम होता तो हम उसको ऐसे दिखाते। तो धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी है, तो हमको यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे। अब इन दोनों के बीच में, ठीक, ये विभवांतर है और ये भी विभवांतर है, तो दोनों के लिए हम परिणामी विभवांतर निकालते हैं इस तरह से, परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर इन दोनों के बीच में निकलेगा, VR और VC के बीच में, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और ये हो जाएगा परिणामी विभवांतर V, मतलब ये जो रेखा है वो परिणामी V को शो करता है,
किसको शो करता है, परिणामी v को। और यहाँ पे जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनेगा, कलांतर मतलब फाई का। ठीक, फाई क्या है, यहाँ पे कला है, तो फाई कोण बनता है और ये बन गया हमारा ये परिणामी विभवांतर। अब यदि हम इसको त्रिभुज बनाएं, ठीक, ये वाला, ठीक, यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से, तो ये कोण है। एक बात आप याद रखेंगे, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये कोण है तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगा, ये लंब होगा, ये वाला क्या होगा, लंब होगा। ठीक, और ये सबसे बड़ी भुजा कहलाता है कर्ण, तो यहाँ पे होगा ये कर्ण, और ये बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब थोड़ा और देखिए आप मान को, जब यहाँ से यहाँ तक इसके परिणामी विभवांतर वी आर है तो ये वाला भी क्या होगा, वी आर होगा। ठीक, ये वाला कर्ण तो हमको वी मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये वी सी है तो ये वाला भुजा भी क्या होगा, ये भी वी सी होगा। ठीक, जब ये वी सी है यहाँ से यहाँ तक तो ये भुजा भी क्या होगा, वी सी होगा। तो इस तरह से ये क्या है, वी सी और वी आर के बीच कलांतर, के बीच कलांतर है। ठीक, फेजर आरेख आप बनाना चाहते हैं तो चलिए फेजर आरेख में बना देता हूँ, लेकिन इसमें आपको फेजर आरेख बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी चित्र को आप फेजर आरेख बोल सकते हो। ठीक, इसी चित्र को आप फेजर आरेख के लिए भी बना सकते हो। फिर भी चलिए देख लेते हैं, ये होगा और ये होगा। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं हम v। ठीक, ये ले लेते हैं ओमेगा टी बनाते हुए एक v। अब एक काम करिए, इस चित्र को आप थोड़ा सा देखिए, ये चित्र हमारा इस तरह से है, इसको आप एक काम करना है, इसे थोड़ा सा इसको टर्न कर देना, मतलब वी आर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ के जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये वी आर। ठीक, अब ये वी आर हुआ तो सीधा सीधा आप यहाँ पे दिखा दीजिए वी सी को। ठीक, किसको दिखाएंगे, वी सी को, तो ये धारा होगा आई। चलिए देखिए, ठीक, सेम चित्र है, कुछ नहीं किया है, इस चित्र को जो ऐसे बना है, इस चित्र को ठीक इस तरह से बना हुआ है, इसको क्या किया हम ऐसे घुमा दिए इस तरह से। ठीक, देखिए इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ये चित्र घुमा हुआ है, तो ये जो वी आर है वो यहाँ पे आ गया, धारा यहाँ पे आ गया, और ये हमारा वी सी था। ठीक, इस तरह से चित्र ऐसे घुमा है तो वी सी क्या हुआ, हमारा यहाँ गया, और परिणामी क्या होगा, ये हो जाएगा परिणामी। इसको भी आप मिलाना चाहते हो तो इस तरह से मिला सकते हो, इस तरह से। ठीक, ये ओमेगा टी बनेगा, और यहाँ पे ये वाला कोण कितना बनेगा, ये दोनों के बीच का कोण बनेगा 90 अंश। तो इस तरह से फेजर आरेख को आप दिखा सकते हो। ठीक, ये आपका y अक्ष और यह आपका x अक्ष है, तो ये हुआ इसका फेजर आरेख, ये हुआ वी सी और वी आर के बीच कलांतर। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि क्वेश्चन आता है आरसी परिपथ में तो सिर्फ और सिर्फ आप इस चित्र का प्रयोग करेंगे, इस चित्र को बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको स्पेशल पूछा जाता है कि इसका फेजर आरेख बनाइए, तभी इस चित्र को आप वहाँ पर बनाएंगे। अब चलिए, इस चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिणामी वोल्टता निकालते हैं। तो परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता चित्र से क्या करेंगे हम, चित्र से, इस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ये त्रिभुज यहाँ रो दे दीजिए ओ, और ये है सीधा त्रिभुज ले लीजिए, ये वाले त्रिभुज में। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय में लिख देता हूँ, चित्र से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ लिख लेना आप पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण क्या है आपके पास, ये वाला भुजा कर्ण है मतलब v, तो ये v का वर्ग, लंब क्या है vc, तो लंब का वर्ग मतलब vc का वर्ग, आधार क्या है, ये होगा ना आधार मतलब vr का वर्ग। अब समीकरण 2 से vr का मान ir और vc का मान ixc, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, बगल में लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 c। ठीक, चलिए vc का मान रखें तो v का स्क्वायर, vc का मान क्या होगा ixc स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए, इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए। वी आर का मान क्या है आई आर है, और स्क्वायर है तो ये आई का स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर के कारण दोनों में आप स्क्वायर लगा दीजिए।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं। तो जब स्क्वायर पक्षांतर होता है तो राइट साइड में जाके वो रूट बन जाता है, मतलब करनी बन जाता है। तो v इक्वल टू हमको मिलेगा ये करनी, और दोनों से आई स्क्वायर को भी मैं साथ ही साथ बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये होगा आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर यहाँ से निकलेगा तो बचेगा एक्स सी का स्क्वायर, और यहाँ से आई स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा आर का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या बना है, करनी बना है। तो इस तरह से हम करनी बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालते हैं, क्योंकि रूट के अंदर में यदि दो जोड़ा रहता है तो क्या बनता है, वो एक बन के बाहर निकलता है। तो आई स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर निकलेगा। तो v इक्वल टू मिलेगा हमें रूट ऑफ, ये आई बाहर निकाल दीजिए, ये आई, और रूट में बचेगा एक्स सी का स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर। ठीक, आई एक्स सी का स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर बाहर निकल गया यहाँ पे आई बन के। अब हम क्या करते हैं, एक्स सी मतलब प्रतिघात होता है, एक्स सी का मान रखेंगे और आर का मान रखेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये होगा v इक्वल टू आई और ये रूट, एक्स सी का मान क्या होता है, एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा c। क्या होता है, 1/ओमेगा c। और आर को रहने दीजिए। तो यहाँ पे हम एक्स सी का स्क्वायर है तो 1/ओमेगा c रखेंगे यहाँ पे एक्स सी की जगह यहाँ पे। तो ये होगा रूट 1/ओमेगा c का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर। तो समीकरण 3 के बाद इसे दे दीजिए समीकरण 4, और यही क्या है, परिणामी वोल्टता का सूत्र है। लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 4 वोल्टता का सूत्र है, वोल्टता का सूत्र है। अब वोल्टता निकाल लिया। अब हम इसमें अब क्या निकालेंगे, जब R व C दो मिलके जब परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं हम। तो यहाँ से निकालेंगे हम प्रतिबाधा का मान। तो प्रतिबाधा करके फिर हेडिंग डालिए प्रतिबाधा। ठीक, तो प्रतिबाधा में हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। प्रतिबाधा होगा वी आई पक्षांतर करिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आई पक्षांतर करिए तो ये होगा v बटे आई, और ये होगा रूट 1/ओमेगा c का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं ओम के नियम से v बटे आई को क्या कहते हैं, r कहते हैं। क्या कहते हैं, v बटे आई को R कहते हैं ओम के नियम से। तो यहाँ पे भी v बटे आई है तो इसको क्या कहेंगे, हम प्रतिबाधा कहेंगे, क्योंकि प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात तीनों एक ही होते हैं। तो v बटे आई को कहेंगे हम प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को दर्शाते हैं Z से, और ये R और C के लिए तो पहचानने के लिए यहाँ R और C लगा दीजिए। ठीक, और ये होगा रूट 1/ओमेगा c का स्क्वायर और ये R का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ प्रतिबाधा का सूत्र। ठीक, इसको फिर मिटा रहा हूँ, चलिए रख देता हूँ इस बार। ये बन गया हमारा प्रतिबाधा। ठीक, अब प्रतिबाधा निकालने के बाद हम इसमें निकालेंगे कलांतर। आपको इस परिपथ में कलांतर निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो इसमें आपको कलांतर निकालना पड़ेगा। ठीक, कलांतर। ये सूत्र प्रतिबाधा का है, ये वोल्टता का है। अब निकालेंगे कलांतर। तो कलांतर भी हम इसी सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण है, और कर्ण मतलब इसके लिए हम इसको ढाल कह सकते हैं, और ढाल को हम दर्शाते हैं टेन थीटा से। किससे दर्शाते हैं, टेन थीटा से। तो कोण बना रहा है फाई, तो यहीं से चित्र से फिर लेंगे हम, चित्र से। ठीक, टेन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन फाई बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक, तो टेन फाई इक्वल टू लंब क्या होगा, देखिए। ठीक, ये क्या है, हमारा आधार है, और लंब क्या है, VC। तो लंब बटे आधार मतलब VC बटे VR। ठीक, क्या होगा, VC बटे VR। तो टेन फाई का मान मिलेगा हमको, VC का मान क्या होता है, IXC, और VR का मान IR। तो ये होगा IXC और ये IR, I से I कटेगा, और XC का मान चलिए फिर लिख देता हूँ इसको, 1/ओमेगा c होता है। ठीक, XC का मान क्या होता है,
1/ओमेगा सी। एक्स सी की जगह रखेंगे हम 1/ओमेगा सी, तो tan फाई का मान हमको मिलेगा tan फाई। एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी, और ये r पहले से है तो यही क्या होगा tan फाई इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर। अब हमको फाई चाहिए, फाई मतलब होता है कलांतर, ठीक। हमें इसका मान चाहिए फाई का मान, तो फाई का मान चाहिए तो tan पक्षांतर करिए, तो फाई बराबर मिलेगा tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, ठीक। ये सूत्र मिला आपको कलांतर का। अब हमें इसमें धारा का मान और निकालना है, तो धारा का समीकरण मैं इसको मिटा के यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक। इतने में आ जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप, इसको बस मिटा रहा हूँ मैं, इतने को बस, ठीक। तो धारा निकलेगा हमारा, धारा ओम के नियम से I इक्वल टू क्या होता है, धारा का मान V बटे क्या होता है, I इक्वल टू होता है V बटे R, ठीक। I इक्वल टू क्या होता है V बटे R, R मतलब होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, प्रतिबाधा निकाले हैं। प्रतिबाधा मतलब ZRC, ठीक। तो यहाँ पे हम R की जगह लेंगे ZRC। अब इसको समीकरण ने दिए हैं क्या, चलिए इसको समीकरण दे देते हैं 5। समीकरण 5 से ZRC का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो यही होगा धारा का समीकरण। समीकरण 5 से यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 5 से I बराबर होगा V बटे ZRC का मान क्या है, देखिए वहाँ पे 1/ओमेगा सी का स्क्वायर और ये प्लस R का स्क्वायर। तो ये धारा का समीकरण है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तथा करके लिख लो। चलिए तथा करके लिख लेते हैं, तथा यदि हम धारा का आयाम लेंगे मतलब शिखर मान, तो ये होगा I0 इक्वल टू V0 बटे 1/ओमेगा सी का स्क्वायर और ये R का स्क्वायर, ठीक। ये है धारा का समीकरण। इस तरह से इस परिपथ में हमने क्या क्या निकाला है, पहले निकाले हम परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर और ये धारा। इतने चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। अब इस पूरे को आपको पेपर में बनाना नहीं है, क्योंकि जो पेपर में पूछा जाएगा आपको उसी चीज़ को आप बनाएंगे। पेपर में हो सकता है ऐसा पूछ सकता है, ऐसी परिपथ जिसमें R व C हो या CR जुड़ा हो, उसके लिए आप परिणामी वोल्टता ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा निकालिए, फेजर आरेख या कला आरेख बनाइए। इतना भी पूछ सकता है। हो सकता है कि वो कलांतर पूछ दे और धारा का मान पूछ दे। तो जो चीज़ आपको पूछेगा उसी चीज़ को आपको पेपर में बनाना है। तो ये परिपथ हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम RL परिपथ, ठीक। RC के बाद पढ़ेंगे RL परिपथ। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आप जब हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो सिर्फ आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।